दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 10। इसमें हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के बाद तीसरी अवस्था का नाम रीतिकाल है। इसको कुछ आलोचक उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने भी इसी समय को यानी 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल का समय स्वीकार किया है। दोस्तों रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। दोस्तों रीतिकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये जो है प्रेम और श्रृंगार का काव्य था। इसमें अलंकारिता के प्रति यानी काव्य शोभा के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य इसमें प्रमुख था। प्रकृति चित्रण और प्रेमानुभूति की मांसलता इसमें महत्वपूर्ण रहा। और रीतिकाल के कवियों ने भक्ति को भी श्रृंगार से जोड़कर देखा है। इसमें वीरता और राज प्रशस्ति और नीति की भावना प्रमुख थी। दोस्तों रीतिकाल का नामकरण अगर जो देखा जाए तो रीति काव्य ग्रियर्सन ने किया है। अंधकार काल इसको त्रिलोचन ने कहा है। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र ने। रीतिकाल नाम डॉक्टर ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रीतिकाल को दोस्तों मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। दोस्तों रीति काव्य के प्रवर्तक की बात की जाए तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो प्रवर्तक इसको कृपाराम का मानते हैं, जिनका रचना काल 1541 ईस्वी है। डॉक्टर नागेंद्र ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और केशव दास का समय 1555 से 1617 ईस्वी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को दोस्तों रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, जिनका समय काल 1643 ईस्वी के आसपास रहा है। तो ये था रीतिकाल के बारे में कुछ सामान्य सी संक्षिप्त जानकारी। अब आइए रीतिकाल और रीतिबद्ध काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। दोस्तों रीतिकाल को 3 प्रमुख धाराओं रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध काव्य में विभाजित किया जाता है। आज हम रीतिकाल और उसकी विशेषताएं तथा रीतिबद्ध काव्य से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, आप विकल्प देखिए और आप देखकर जान जाएंगे कि मतीराम, बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण ये सभी जो कवि हैं ये रीतिकालीन कवि हैं। तो याद रखिएगा बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण ये रीतिकालीन कवि हैं। दोस्तों विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए केशव, सेनापति, देव और पद्माकर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जो आप उपर्युक्त कवियों का जीवन काल देखें तो केशव दास का जन्म 1555 में, सेनापति का 1589 में, देव का 1673 में और पद्माकर का 1753 में हुआ था। और केशव, सेनापति, देव और पद्माकर ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन शामिल हैं आपको बताना है। ऑप्शन है आपके खुसरो, रहीम, पलटू दास या मतीराम। तो सही उत्तर है मतीराम दोस्तों रीतिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। देखिए रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में, घनानंद का 1689 में, रसलीन का 1696 में और ठाकुर का सबसे लास्ट में 1766 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर ये कवियों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों,
देखिए निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। देखिए दोस्तों बिहारी, भूषण, मतीराम और देव ये जो हैं ये रीतिकाल के सभी महत्वपूर्ण कवि हैं और इनके जीवन काल का आरोही क्रम ये है। दोस्तों आप देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना है उन्हें डॉक्टर नागेंद्र संपादित इतिहास ग्रंथ में रीतिबद्ध माना गया है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रकृति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। और रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, घोष, रसलीन प्रभृति अनेक कवियों ने किया है। और इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन था। अगला प्रश्न है दोस्तों रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही। तो उत्तर है श्रृंगार रस। तो दोस्तों रीतिकाल में सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार रस रहा और इसीलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की भी संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। पहला है कि रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये आपका सही नहीं है। और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये सही है। तो ऑप्शन सी दोस्तों ये रीतिकाल के विशेषताओं के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि रीतिकाल में स्वतंत्र आलंबन के रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल लक्षण ग्रंथों का जो है निर्माण इसमें हुआ, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष और अलंकारिकता के विविध काव्य रूप रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा रही है, आप जानते हैं। दोस्तों रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। दोस्तों भिखारी दास ने ये मिथक तोड़ा कि ब्रज भाषा की रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। देखिए भिखारी दास का ये कथन है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी है सुजानियो। तो ये दोस्तों मतीराम और घनानंद, बिहारी, पद्माकर, देव, इसके अलावा अन्य जो कवि हैं रीतिकालीन वो ब्रज भाषा में कविता रखते हैं। भिखारी दास ने ये भी मिथक तोड़ दिया कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज क्षेत्र में रहना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है रीति युगीन कवियों की सर्वाधिक प्रिय छंद क्या रहा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सवैया। देखिए दोस्तों रीति युगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिसमें कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि थे। लेकिन इस युग में कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है। तो सही उत्तर है द्विज देव। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विज देव जो कि महाराजा मानसिंह के संदर्भ में लिखते हैं, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। द्विज देव की दो पुस्तकें शुक्ल जी ने बताई हैं, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि द्विज देव को माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। तो सही उत्तर है आचार्य चिंतामणि को। हमने शुरू में भी बताया
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को, डॉक्टर नागेंद्र केशव दास को और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है और चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य धारा की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली थी। देखिए दोस्तों, डॉक्टर भागीरथ मिश्र और आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना है। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिंतामणि को रीति का काव्य का स्वभाव कहा जाता है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जो हैं ये कृपाराम को मानते हैं। यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कृपाराम को और आचार्य केशव दास को डॉक्टर नागेंद्र, देखिए डॉक्टर नागेंद्र दोस्तों जो है वो डॉक्टर नागेंद्र ने केशव दास को रीति का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथ परंपरा में चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ होने से मानना चाहिए, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और वो कहते हैं कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों को पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया है? तो आप जानते हैं चिंतामणि को। अगला प्रश्न कि रीतिकाल का समय क्या काल कब था? तो सही उत्तर है, रीतिकाल का समय काल संवत 1700 से संवत 1900 विक्रम संवत तक माना जाता है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समयावधि 200 वर्ष मानी है और उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत यानी 1643 से 1843 को माना है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ सन 1600 ईस्वी से मानते हैं। तो याद रखिएगा, रीतिकाल का समय सन 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब माना है? तो ये आसान सा प्रश्न है, शुरुआती प्रश्न है रीतिकाल का, और सन 1700 से 1900 विक्रम संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो सही उत्तर है रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है, जो कि सन 1643 से 1843 ईस्वी तक का जो समय है इसको रीतिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो सही उत्तर है, श्रृंगार काल दोस्तों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जानते हैं कि रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर इसे रीतिकाल का नाम देते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी है और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल और आदिकाल को जयकाल कहकर संबोधित किया है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल की दृष्टि में श्रृंगार काल है, क्योंकि रीतिकाल में रीति ग्रंथों के साथ साथ श्रृंगार की प्रधानता रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। दोस्तों, मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा किसने दी है? तो सही उत्तर है रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा मिश्र बंधुओं द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं, देखिए रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा जो है मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, रीतिकाल को अलंकृत काल जो है
देखिए रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा आप जानते हैं मिश्र बंधुओं ने, और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा ये आपके मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसके पहले एक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीतिकाल को कला काल किसने कहा है। तो ये हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, और देखिए ये है कि इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के बाद आइए रीतिबद्ध काव्य, जो कि रीतिकाल की एक प्रमुख शाखा है, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन है रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया या रामचंद्रिका। तो सही उत्तर है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास के केवल 2 ही प्रबंध काव्य हैं, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। हालांकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी प्रबंध काव्यात्मक रचनाएं हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर कोई भी सटीक नहीं होगा। और केशव दास की रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त है। वीर सिंह देवचरित्र प्रबंध काव्य है। रतन बावनी मुक्तक काव्य है। जहांगीर जस चंद्रिका मुक्तक काव्य और विज्ञान गीता मुक्तक काव्य है। तो एक प्रकार से देखिए कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपको कि रीतिकालीन कवि केशव की कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। तो प्रबंध काव्य जो है रतन बावनी भी नहीं है, इसके अलावा जहांगीर जस चंद्रिका भी नहीं है, और केवल जो है वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका को जो है प्रबंध काव्य आचार्य शुक्ल मानते हैं। लेकिन रसिक प्रिया भी प्रबंध काव्य है और रामचंद्रिका भी। याद रखिएगा रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका दोस्तों ये दोनों मुक्तक काव्य के संग्रह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके देखिए रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका और पृथ्वीराज रासो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। दोस्तों केशव दास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका हैं। और रामचंद्रिका को दोस्तों आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ काव्य हैं जिसमें क्रमशः 9 रस अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्त विषयक ग्रंथ हैं। इसके अलावा विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है और नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। हरिक प्रिया और कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका ये प्रबंध काव्य हैं। याद रखिएगा विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं। इसके अलावा रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिख ये मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। रामचंद्रिका में राम महाकाव्य की शैली अपनाई गई है और केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भूषण का केशव का नहीं है।
देखिए भाषा भूषण, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। तो आप देखिए विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका ये केशव द्वारा रचित ग्रंथ हैं। भाषा भूषण केशव का ग्रंथ नहीं है। रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? तो आप जानते हैं कि रामचंद्रिका के कवि आचार्य केशवदास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? देखिए विज्ञान गीता, बरवै नायिका भेद, कविकुल कल्पतरु या काव्य अलंकार। तो सही उत्तर है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक प्रश्नों को जो है प्रस्तुत किया गया है। ये केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो याद रखिएगा केशवदास की कृति है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया के रचनाकार केशव हैं। इसके अलावा आप देखिए हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है, शुरुआती ग्रंथ है, वो कौन है? तो ये है दोस्तों केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया। ये हिंदी की रस रीति परंपरा का शुरुआती ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान गीता के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि केशवदास विज्ञान गीता के लेखक हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो आचार्य केशवदास ने विज्ञान गीता की रचना की है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो आचार्य केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। यही प्रश्न देखिए फिर से पूछा गया है कि विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो याद रखिएगा केशवदास की। और अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन से हैं? तो आचार्य केशवदास जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? देखिए रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और भाषा भूषण। तो दोस्तों भाषा भूषण ग्रंथ जो है ये महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। शेष रचनाएं केशवदास की हैं। भाषा भूषण चंद्रलोक शैली में लिखा हुआ 212 दोहों का छंद है, जिसे 5 प्रकाशों में प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिएगा भाषा भूषण ग्रंथ ये केशवदास का नहीं बल्कि महाराज जसवंत सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी और विज्ञान गीता। तो सही उत्तर है अनेकार्थ मंजरी। ये केशवदास की रचना नहीं है। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार नंददास हैं और शेष रचनाएं केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है भिखारी दास, केशवदास, मतीराम और चिंतामणि। तो सही उत्तर है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। और केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र भी है। इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित केशवदास की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये पूरा दोहा है कि भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, तेहि भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। ये जो है पंक्तियाँ केशवदास द्वारा रचित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इन पंक्तियों का संबंध दोस्तों केशवदास से है, जिसके माध्यम से वे ये व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा या हिंदी में कोई बातचीत तक नहीं करता। उसी लोक भाषा में केशवदास ने कविता की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्त। तो ये पंक्तियां दोस्तों आचार्य केशवदास की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियां रची थीं। अगला प्रश्न है फिर से वही है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्त। यह कविता की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो कविता की ये परिभाषा आचार्य केशवदास द्वारा दी गई है, जो कहते हैं कि कविता में अलंकारों का होना बहुत जरूरी है।
यही प्रश्न फिर से है कि ये दोहा है कि भू यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। इस काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये हैं आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न है भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, ये वक्तव्य किसका है? तो आप जान लीजिए, ये वक्तव्य आचार्य केशवदास का है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका, आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारीदास हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है भिखारीदास की शतरंज शतिका। अगर जो आप देखें दोस्तों, रीतिकाल को सबसे पहले श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को सबसे पहले श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था। और अगर हम देखें कि आचार्य भिखारीदास की कौन सी रचना प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो ये हैं काव्य निर्णय और काव्यांग प्रकाश। तो भिखारीदास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेऊंगा में और मृत्यु बिहार में आरा के निकट हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे और इन्होंने कई काव्य ग्रंथ लिखे हैं। काव्य निर्णय श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। भिखारीदास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदाड़ पिंगल, अमरकोश या शब्दनाम, इसके अलावा विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका हैं। देखिए दोस्तों, इसी आधार पर पूछा गया है कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं भिखारीदास। इनकी अन्य रचनाएं रस सारांश, इसके अलावा काव्य निर्णय, रस सारांश और देखिए श्रृंगार निर्णय, छंदाड़ पिंगल, अमरकोश, इसके अलावा विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका, ये भिखारीदास की प्रमुख कृतियां हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने रीतिकाल और रीतिबद्ध काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में आए हुए, उनको सॉल्व किया और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में हमने अन्य उन प्रश्नों को भी देखा जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम रीतिकाल की एक प्रमुख धारा रीतिमुक्त काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।